हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, गैर संवैधानिक आयोग या इनको वैधानिक आयोग भी कहा जाता है, स्टेचुअरी बॉडीज। तो जो वैधानिक आयोग होते हैं या गैर संवैधानिक आयोग है, इनका संविधान में उल्लेख नहीं होता है। इनको किसी एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, कोई भी एक्ट पास करके पार्लियामेंट के द्वारा इनका गठन किया जाता है। तो वो कौन से हो जाएंगे? वैधानिक आयोग, स्टेचुअरी बॉडीज। तो उनमें हम कुछ जो इम्पोर्टेंट आयोग हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। कौन सा पढ़ेंगे? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, सबसे पहले इसकी स्थापना की गई 11 जनवरी 1964 को। कब किया गया? 11 जनवरी 1964 को ये स्थापित किया गया, एक कार्यकारी आयोग के रूप में। किसके रूप में? कार्यकारी आयोग के रूप में। कि सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया गया और इसको एग्जीक्यूटिव आयोग, इसकी स्थापना की गई थी के संथानम समिति की सिफारिश पर। के संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना कब की गई? 11 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें करप्शन को रोकना। केंद्र सरकार में या केंद्र के जो लोक सेवा आयोग हैं, केंद्र सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध, अधिकारियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसका गठन किया गया था। भ्रष्टाचार को रोकना ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो हमने अभी तक ये बात की केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में कि इसकी स्थापना हुई 11 जनवरी 1964 को। उस समय इसको एक कार्यकारी आयोग बनाया गया था कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसने एक प्रस्ताव लाके इसको एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया। समिति कौन सी थी जिसे सिफारिश करी? के संथानम समिति। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन को रोकना। तो 1964 में तो इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया गया था। उसके बाद 2003 में संसद ने क्या किया? संसद ने एक्ट पास करके, कानून पास करके इसको वैधानिक आयोग बनाया, या वैधानिक को हम सांविधिक आयोग भी बोलते हैं। इसको सांविधिक आयोग का दर्जा दिया। अब बात कर लें इसकी संरचना की। इसकी संरचना किस प्रकार होगी, इसका कंपोजिशन क्या होगा? तो इसके कंपोजिशन में एक तो होते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, प्लस 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 3 सदस्य होते हैं। एक तो मुख्य सतर्कता आयुक्त होते हैं जो कि इसके चेयरमैन होंगे, उसके अलावा 2 सदस्य और होते हैं। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी? इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें 3 सदस्य की कमेटी बनती है। वो कमेटी जो सिफारिश देगी उसके आधार पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो उस कमेटी में कौन कौन होगा? उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि उसके अध्यक्ष होंगे कमेटी के, होम मिनिस्टर, और ओपोजिशन इन लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है वो। तो ये 3 सदस्यों की एक कमेटी होती है, ये रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को। उसके बाद प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल होता है इनका 4 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और इनको हटाया भी किसके द्वारा जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। रिमूवल अथॉरिटी भी कौन है? प्रेसिडेंट। रिमूवल अथॉरिटी प्रेसिडेंट है। वेतन भत्ते इनके जो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनके बराबर होते हैं। उनके वेतन का निर्धारण करती है संसद, इनका निर्धारण करती है। तो ये हो गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई 11 जनवरी 1964 को। उस समय ये कार्यकारी आयोग था। क्या था? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी और इसका गठन किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमेटी, संथानम समिति की सिफारिश पर। उसके बाद 2003 में संसद ने इसको सांविधिक आयोग का दर्जा दिया। इन 2003 द पार्लियामेंट इनेक्टेड ए लॉ कन्फरिंग स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन द सीवीसी। इसका मुख्य उद्देश्य था केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकना। अब इसके संरचना की बात करें तो इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति एक कमेटी बनती है 3 सदस्यों की, उसके सिफारिश पर राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लोकसभा में जो अपोजिशन का लीडर है वो। और रिमूवल अथॉरिटी भी प्रेसिडेंट है, हटाने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और इनका कार्यकाल होता है 4 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। अगला आयोग है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला कौन सा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो सबसे पहले इसकी स्थापना की बात कर लें, इसको स्थापित कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई 12 अक्टूबर 1993 को। कब की गई? 12 अक्टूबर 1993। और इसके लिए एक्ट कौन सा पास किया गया? ह्यूमन राइट एक्ट 1993। कौन सा था? अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। मानव अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993। इसके तहत इसकी स्थापना की गई 12 अक्टूबर 1993 को। ये जो एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, उसके बाद ये इफेक्ट में आया था कि ये प्रभाव में आया था 28 सितंबर 1993 को। कब आया? 28 सितंबर 1993 को ये प्रभाव में आया एक्ट। उसके बाद 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर दी गई। ये तो हो गई स्थापना की बात। उसके बाद इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में एक चेयरमैन होते हैं और 5 अन्य सदस्य होते हैं। कौन होंगे? एक अध्यक्ष प्लस 5 अन्य सदस्य होते हैं। अब इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष हैं, वो होते हैं या तो CJI, या तो कौन होंगे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश। अध्यक्ष कौन होगा? CJI या सर्वोच्च न्यायालय का कोई जज, या तो वो कार्यरत हो या रिटायर्ड हो। ये तो हो गए अध्यक्ष की बात। जो अन्य 5 सदस्य होते हैं उनमें से एक होता है हाई कोर्ट का जज। कौन होगा? एक हाई कोर्ट का जज होगा, प्लस जो 3 अन्य सदस्य हैं वो मानव के अधिकारों के जानकार होने चाहिए। मानव जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके अच्छे विशेषज्ञ होने चाहिए जो 3 सदस्य हैं, और इनमें से एक महिला होनी चाहिए। जो 3 सदस्य हैं उनमें से एक महिला सदस्य होगी। ये हो गया इसका कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या बात की? एक अध्यक्ष होगा, 5 अन्य सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष होगा वो या तो CJI होंगे या सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य न्यायाधीश होंगे, या तो वो कार्यरत हो चाहे सेवानिवृत्त हो, रिटायर्ड जज भी है वो इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। उसके बाद जो 5 अन्य सदस्य बच गए उनमें से एक हाई कोर्ट का जज होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, प्लस एक सुप्रीम कोर्ट का जज। तो 2 तो क्या हो गए? न्यायाधीश हो गए। और जो 3 अन्य सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य महिला होगी। ये हो गया इसका कंपोजिशन। इसके बाद कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल होता है 3 साल या 70 साल, जो भी पहले हो जाए। ये हो गया इसका कार्यकाल। उसके बाद अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, और इसमें होती है 6 सदस्यीय कमेटी। 6 सदस्यों की एक समिति होती है जो राष्ट्रपति को सिफारिश करती है, उसके आधार पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो समिति के अध्यक्ष कौन कौन होते हैं? समिति के अध्यक्ष की बात करें तो सबसे पहले इसके अध्यक्ष होते हैं समिति के प्राइम मिनिस्टर। अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। फिर होम मिनिस्टर और स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, और उसके बाद लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन बोथ द हाउसेस, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता। ये इस समिति के सदस्य हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विपक्ष का नेता जो होगा वो भी इसका सदस्य होता है। रिमूवल अथॉरिटी राष्ट्रपति है इनमें भी। अब इसके कार्यों की बात करें कि इसकी जो स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इनका मुख्य उद्देश्य ये था जो मानव अधिकारों से संबंधित कोई भी मामला है तो उसके समाधान को सुनिश्चित करना या उसको और अधिक मजबूत करना। मानव अधिकारों से संबंधित कार्यों के लिए इसका गठन किया गया था। कार्य की बात करते तो क्या हो जाएगा कि यदि मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, यदि मानवाधिकारों का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उनकी जांच करना इसका मुख्य कार्य है। उसके अलावा भी अगर न्यायालय में कोई मामला लंबित चल रहा है मानवाधिकारों से संबंधित, तब भी ये उसकी कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यानी कि मानव के अधिकारों से संबंधित जो भी मामले हैं
वो कौन देखेगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना की गई 12 अक्टूबर 1993 को, स्टेब्लिश्ड इन 1993 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। और ये एक्ट प्रभाव में कब आया था? 28 सितंबर 1993। द कमीशन इज द वॉचिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, कि देश में मानव अधिकारों का संरक्षण करना है, उनसे संबंधित जो भी मामले हैं वो ये कमीशन डील करेगा। कंपोजिशन में एक अध्यक्ष होगा, 5 अन्य सदस्य होंगे। जो अध्यक्ष होगा वो या तो सीजीआई होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, उसको नॉमिनेट करते हैं सीजीआई की मेरे बिहाफ पे इनको नॉमिनेट किया जाता है। और जो 5 अन्य सदस्य हैं उनमें एक हाई कोर्ट का जज होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। ये रिटायर्ड भी हो सकते हैं और कार्यरत भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो 3 अन्य सदस्य हैं वो ह्यूमन राइट्स के अच्छे विशेषज्ञ होने चाहिए और उनमें से एक महिला सदस्य होगी। कार्यकाल इनका 3 साल या 70 साल। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, 6 सदस्य की कमेटी होती है, उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा उसमें होम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर होंगे लोकसभा के, और राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, और विपक्ष के नेता होंगे राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के। ये इसके सदस्य होंगे और इनको हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा जाता है। अगला कमीशन है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। कौन सा है? केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई 12 अक्टूबर 2005 को। इसकी स्थापना की गई थी जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसके तहत इसकी स्थापना की गई। तो ये भी एक सांविधिक निकाय है, हम अभी सांविधिक निकाय ही पढ़ रहे हैं सभी। इसके बाद इसकी स्थापना की बात हो गई। कौन सा एक्ट है? सूचना का अधिकार 2005, और इसको एक ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के थ्रू इसको बनाया गया था। ऑफिशियली एक गजट सूचना निकाली गई, उसके द्वारा इसका गठन किया गया। अब इसके कंपोजिशन की बात कर लें तो इसके कंपोजिशन में एक तो अध्यक्ष होगा। कौन होंगे? एक तो अध्यक्ष होंगे जिनको हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त। इनके अलावा इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। कितने होंगे? अधिकतम 10 सदस्य। अब 10 सदस्यों से कम भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 से अधिक नहीं हो सकते। कितने सदस्य बताए हैं? नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, कि 10 अधिकतम सूचना आयुक्त और होंगे। नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और इसके लिए एक समिति होती है, तो समिति के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री। उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और एक जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल से कोई व्यक्ति होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक सदस्य होगा जिसको नॉमिनेट करेंगे प्रधानमंत्री। तो इनकी एक कमेटी होती है, वो रिकमेंड करेगी, उसके आधार पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल होता है 5 साल या 65 साल, जो भी पहले हो। इसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में हमने क्या बात की? इसकी स्थापना हुई 12 अक्टूबर 2005 को। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू एन ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा इसका गठन किया गया। संरचना में बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा इनके सदस्यों की नियुक्ति होती है। एक अध्यक्ष होता है जिसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कहा जाता है। अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए कमेटी बनेगी, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक सदस्य केंद्रीय मंत्रिमंडल से होता है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और इनका कार्यकाल होता है 5 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्त। किस किस के बारे में पढ़ेंगे? लोकपाल व लोकायुक्त। तो लोकपाल तो होते हैं केंद्र में, लोकपाल कहाँ पे होगा? केंद्र में। और लोकायुक्त होते हैं राज्य में। और लोकपाल और जो लोकायुक्त है, ये व्यवस्था कहाँ से ली है? लोकपाल की व्यवस्था भारत ने ली है स्वीडन से। कहाँ से ली है? स्वीडन में ओम्बुड्समैन का पद होता है, उसी से प्रेरित होकर भारत में लोकपाल की व्यवस्था की गई है। स्वीडन में सबसे पहले
जो लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1809 में। कब की गई? 1809 में स्वीडन में सबसे पहले ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई थी। अब भारत में हम बात करें तो भारत में एक्ट लाया गया लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम 2013। कौन सा लाया गया? लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013। तो ये जो है पहले राज्यसभा से पास हुआ। राज्यसभा में ये पास हो गया 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा से। उसके बाद लोकसभा से ये पास हुआ 18 दिसंबर 2013 को। और उसके बाद राष्ट्रपति से साइन होने के बाद ये इफेक्ट में आया था 16 जनवरी 2013 को। ये जो लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 है वो कब से लागू हो गया था? 16 जनवरी 2014 को ये लागू हो गया था। उसके बाद इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक तो लोकपाल होता है जो कि चेयरमैन होंगे। उसके अलावा 8 अन्य सदस्य होते हैं। इनमें से जो 8 अन्य सदस्य हैं उनमें से 50% यानी कि 4 सदस्य तो जुडिशियल मेंबर होंगे। क्या होंगे? न्यायिक सदस्य होंगे 4 सदस्य तो। उसके अलावा जो 4 सदस्य हैं वो कहाँ से होंगे? SC, ST और OBC और माइनॉरिटीज, ये 4 सदस्य यहाँ से होंगे। इसके अलावा इसका कार्यकाल होता है 5 साल या 70 साल, जो भी पहले हो जाए। तो लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल होते हैं केंद्र में, लोकायुक्त होते हैं राज्य में। अलग अलग राज्य का अलग अलग लोकायुक्त होता है, केंद्र में एक लोकपाल होगा। सबसे पहले लोकपाल, या हम ये कहें कि भारत ने कहाँ से इंस्पायर होके लोकपाल और लोकायुक्त बनाए हैं, तो ये व्यवस्था ली है स्वीडन से। स्वीडन में सबसे पहले जो आम जनता होती है उनकी शिकायतों को सुनने के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई थी 1809 में। और उसी से इंस्पायर होके इंडिया ने लोकपाल एवं लोकायुक्त बनाए हैं। इसके लिए एक एक्ट पारित किया गया है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013। उसमें हम फाइनल डेट याद रखेंगे, ये लागू कब से हुआ, तो ये लागू हुआ है 16 जनवरी 2014 को। और इसकी संरचना में इसमें एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन को हम क्या कहते हैं? लोकपाल। उसके अलावा 8 अन्य सदस्य होंगे, यानी कि एक बहुसदस्यीय आयोग है लोकपाल। ये कोई एक पोस्ट नहीं है, एक संस्था है लोकपाल, ठीक है। उसमें 9 सदस्य हो जाएंगे कुल मिला के। एक चेयरमैन होते हैं जिनको हम लोकपाल कहते हैं, 8 अन्य सदस्य होते हैं। उनमें से जो 4 सदस्य हैं वो तो न्यायिक क्षेत्र से होने चाहिए, जुडिशियल मेंबर। और जो अन्य 4 सदस्य हैं 50%, वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी से होंगे। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं लोकपाल, वो या तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हों, या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। कार्यकाल की बात कर लें 5 साल या 70 साल, जो भी पहले हो जाए। अब लोकपाल और लोकायुक्त की थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ये एक्ट कब लाया गया था। तो इसके लिए सबसे पहले लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक लाया गया था 1968 में। कब लाया गया? 1968 में सबसे पहले ये विधेयक जो है संसद में रखा गया, लेकिन ये पारित नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ 1968। और ये विधेयक जो है संसद में 10 बार रखा गया है, संसद में 10 बार इस विधेयक को रखा गया है। और 10वीं बार ये 2013 में जो है संसद से पास हुआ है। तो यदि ये पूछ ले कि सबसे पहले जो लोकायुक्त और लोकपाल विधेयक कब लाया गया, तो सबसे पहले लाया गया था 1968 में, और लास्ट में जाके 10वीं बार में ये बिल पास हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसकी हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। वही एक कमेटी बनेगी उसकी सिफारिश पर। तो कमेटी के सदस्य कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर लोकसभा के, ठीक है। और लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ए सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कि या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर देंगे, वो इसके सदस्य होंगे। तो ये कमेटी बनती है। कार्यकाल हम देख चुके हैं 5 साल से 70 साल होगा। इसके बाद हम इसके क्षेत्राधिकार की बात करें कि लोकपाल का क्षेत्राधिकार कितना होता है, ज्यूरिसडिक्शन कितना होता है।
तो लोकपाल का जुरिस्डिक्शन जो है, लोकपाल का कार्य क्या है? लोकपाल जो हैं वो लोगों की शिकायतों की सुनवाई करते हैं या भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये जांच करते हैं। तो इनका जो क्षेत्राधिकार होगा वो कितना होगा? ये प्राइम मिनिस्टर के विरुद्ध जांच कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के विरुद्ध जो है लोकपाल जांच कर सकता है, लेकिन कुछ विषयों में नहीं कर सकता है। वो विषय जैसे कि हम देखें, यदि विदेश से संबंधित कोई मामला है, विदेश से संबंधित कोई मामला है, कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा, तो ये जो सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट छोड़े गए हैं कि इनसे संबंधित आप जो है इन पर जांच नहीं कर सकते प्रधानमंत्री के विरुद्ध। उसके अलावा जितने भी पूर्व और वर्तमान में मिनिस्टर हैं, ऑल फॉर्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर, जितने भी पुराने मंत्री हैं और जो प्रेजेंट में मंत्री हैं, उनके विरुद्ध ये जांच कर सकता है। ऑल फॉर्मर एंड प्रेसिडेंट एमपी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, इनकी भी ये जो सांसद होते हैं हमारे, उनके खिलाफ भी जांच कर सकता है। ऑल फॉर्मर एंड प्रेसिडेंट पब्लिक सर्वेंट्स, कि जो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनके खिलाफ भी ये जांच कर सकता है। और ऑल सिविल सर्वेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया, कि भारत सरकार के जो भी लोक उपक्रम हैं, उनके जो लोक सेवक हैं, उनकी भी ये जांच कर सकता है। तो ये हो गया लोकपाल का जुरिस्डिक्शन। नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, उसके कमेटी के सदस्य होंगे प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या वो किसी अन्य जज को नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद ज्यूरिस्डिक्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री को कुछ विषयों में छूट दी गई है। उसके अलावा ऑल फॉर्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर, ऑल एमपी और जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो सभी आ जाएंगे इसके ज्यूरिस्डिक्शन में। और इसको हटाया किसके जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। और ये इफेक्ट में कब से आया? इसने काम करना स्टार्ट किया 5 जनवरी से। 5 जनवरी 2015 से इसने काम करना स्टार्ट किया। और ये भी एक कार्यकारी निकाय है। क्या है? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कि इसके लिए संसद ने कोई अभी तक अधिनियम पारित नहीं किया है। ये सिर्फ एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव से इसको बनाया गया है। एक कार्यकारी निकाय है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, स्थापना की हमने बात कर ली, केम इन फोर्स इन 5 जनवरी 2015। और जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसको इसने रिप्लेस किया है। किसको रिप्लेस किया है? योजना आयोग को। योजना आयोग कब बना था? योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग बनाया गया था। ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी योजना आयोग में। इसके अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। इसके पदेन अध्यक्ष होते थे। नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के भी प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग का उद्देश्य क्या था? कि राष्ट्र के लिए जो है उसके जो संसाधन है उनका कुशलतम प्रयोग किया जाए। और इसको 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया योजना आयोग को। तो इसमें एक तो ये डेट इंपॉर्टेंट हो गई कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को। और इसकी समाप्ति कब हुई? योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? 13 अगस्त 2014 को। अब नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद उपाध्यक्ष होता है वाइस चेयरमैन, और एक होते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये इसके कंपोजिशन हो गया। तो नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। 5 जनवरी 2015 से इसने काम करना स्टार्ट किया। ये कार्यकारी निकाय है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया है। योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को और समाप्त हो गया 13 अगस्त 2014 को। ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय था और इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसकी संरचना की बात करें तो चेयरमैन तो हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन होते हैं प्लस सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके बाद है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना की गई 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952
1952। अब इसकी संरचना की बात करें तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। इसका प्रेसिडेंट कौन होगा? प्रधानमंत्री। उसके अलावा इसमें और कौन कौन सदस्य होंगे? प्रधानमंत्री के अलावा सभी राज्यों के सीएम, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे, और जो भी यूटी हैं उनके प्रशासक, या किसी यूटी में सीएम है तो वो भी इसके सदस्य होंगे। उसके अलावा योजना आयोग के सभी सदस्य। तो अब योजना आयोग तो रहा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो भी नीति आयोग के सदस्य हो जाएंगे वो इसके सदस्य होंगे। नेक्स्ट हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य। तो ये सब इसके सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। अब राष्ट्रीय विकास परिषद की हम उद्देश्य की बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी नेशनल प्लानिंग बनाई जा रही है उसकी समीक्षा करना, राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करना। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो थी वो मुख्यतः क्यों बनाई गई थी? 1950 में बनाया गया था योजना आयोग। उसका काम था प्लानिंग कमीशन का कि एक नेशनल प्लान बनाना 5 साल के लिए, कि 5 साल में हमारा ये टारगेट रहेगा कि जो इंडिया है उसको 5 साल में क्या अचीव करना है। तो वो जो योजना बनाई गई है उसकी समीक्षा करने का काम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, स्थापना 6 अगस्त 1952। संरचना की बात करें तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के सीएम, ऑल यूनियन टेरिटरीज, इनके सभी के प्रशासक, ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो ये हो गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके अलावा एक और बच जाता है जोनल काउंसिल। क्या है? जोनल काउंसिल। वो भी हम यही कंप्लीट कर लेते हैं। क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें। तो सबसे पहले इसके उद्देश्य की बात कर लें कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि यदि केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र राज्य व यदि राज्य राज्य के मध्य कोई विवाद है, राज्य राज्य के बीच विवादों का निपटारा करना। यदि सेंट्रल स्टेट और स्टेट स्टेट के मध्य कोई डिस्प्यूट है तो उनको रिजोल्व करना, उनको निपटाना इसका मुख्य कार्य है। ये एक सांविधिक संस्था है, हम यही पढ़ रहे हैं अभी, सांविधिक संस्थाएं। ये एक सांविधिक संस्था है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 का, उसके तहत इसको बनाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से इसे बनाया गया। वर्तमान में हम बात करें तो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं प्लस एक पूर्वोत्तर परिषद है। एक पूर्वोत्तर परिषद है, इसको अलग से बनाया गया है। इसके लिए था 1971 में एक्ट लाके इसको बनाया गया था। ये जो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं इनको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से बनाया गया है। और जो पूर्वोत्तर परिषद है, हमारे जो पूर्व उत्तर के राज्य हैं उनके लिए एक अलग काउंसिल बनाई गई है, वो बनाई गई थी 1971 में एक्ट लाके। इसके बाद इसकी संरचना की बात कर लें, इसका कंपोजिशन क्या होगा। तो संरचना में इसके अध्यक्ष होंगे गृह मंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होंगे। उसके अलावा इसके और कौन कौन सदस्य होंगे, तो उसके सदस्यों की बात करें तो जो क्षेत्रीय परिषद है, एक क्षेत्रीय परिषद जितने राज्यों को मिलाकर बनाई गई है उसके सदस्य होंगे, जिन राज्यों को मिलाकर बनाई गई है उन राज्यों के मुख्यमंत्री। तो उनसे जो संबंधित राज्य हैं, संबंधित राज्यों के सीएम प्लस कोई भी 2 मंत्री। एक राज्य से या तो उसका सीएम हो जाएगा, उसके अलावा 2 और संबंधित मंत्री उसके सदस्य होंगे। तो ये हो गया जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल क्या है? एक सांविधिक संस्था है। इसको बनाया गया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से बनाई गई हैं। एक पूर्वोत्तर परिषद है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए अलग, जो कि 1971 के एक्ट से बनाई गई। इसकी संरचना की बात करें तो इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। उसके अलावा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री के अलावा 2 अन्य जो मंत्री होंगे जिस भी डिस्प्यूट से संबंधित होंगे वो 2 मंत्री हो जाएंगे कोई भी। और इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य
या राज्यों के मध्य यदि कोई विवाद है तो उनका निपटारा करना। तो ये हमारी हो गई सांविधिक संस्थाएं। जितनी भी इंपॉर्टेंट जोनल काउंसिल क्या हमारी स्टेचुरी बॉडीज हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, वो कंप्लीट हो गई हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकपाल लोकायुक्त हो गए, नीति आयोग हो गया, जोनल काउंसिल हो गई। तो जो मुख्य आयोग थे वो कंप्लीट हो गए हैं।